नमस्कार सभी को। आज का हमारा टॉपिक है पोषण एवं कुपोषण संबंधित एमसीक्यू करेंगे हम, जो कि महिला पर्यवेक्षक 2023 के सिलेबस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ निम्न में से कौन सा वृहद पोषक तत्व के अंतर्गत नहीं आता है पूछा गया है और वृहद पोषक तत्व बोला गया है। तो देखिए, सबसे पहले जान लीजिए वृहद पोषक तत्व क्या होता है। तो वृहद पोषक तत्व जिसकी आवश्यकता शरीर को बहुत अधिक होती है, मतलब अधिक मात्रा में हमें इसकी आवश्यकता होती है। ठीक है, अधिक मात्रा में आवश्यक होते हैं। तो कौन कौन होते हैं? प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट, तीनों ही वृहद पोषक तत्व के अंतर्गत आएंगे या मैक्रो न्यूट्रिएंट के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, जबकि एक होता है सूक्ष्म पोषक तत्व। सूक्ष्म पोषक तत्व के अंतर्गत ऐसे तत्व या ऐसे पोषक तत्व जिनकी हमें कम मात्रा में आवश्यकता होती है, कम मात्रा में, तो ऐसे क्या कहलाते हैं? सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाते हैं। और इस प्रकार के पोषक तत्व में विटामिन, खनिज या मिनरल्स या लवण, ये तीनों आते हैं। तो विटामिन, खनिज और लवण किस में आएंगे? सूक्ष्म पोषक तत्व में, जबकि प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट वृहद पोषक तत्व के अंतर्गत आते हैं और इनकी आवश्यकता शरीर को अधिक मात्रा में होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा रोग प्रोटीन की कमी से होता है? तो ऑप्शन देखते हैं। क्वाशियोरकर, थकावट, त्वचा में रूखापन या अस्थि विकार। तो देखिए, क्वाशियोरकर ऐसा जो रोग है ये प्रोटीन की कमी से होता है। और इसमें होता क्या है कि बच्चे की विकास रुक जाती है, विकास अवरुद्ध हो जाता है और बच्चे का पेट बाहर निकल जाता है। पेट बाहर निकलता है, चिड़चिड़ापन होता है, बीमार रहता है, इस प्रकार के लक्षण होते हैं, खाना नहीं खाता है। तो ये सभी लक्षण क्या हैं? क्वाशियोरकर के हैं। जबकि थकावट किसकी कमी से होता है? तो कार्बोहाइड्रेट की कमी से थकावट आएगा। और त्वचा में रूखापन वसा की कमी से होंगे। किसकी कमी से? वसा की कमी से। और अस्थि विकार किससे होंगे? विटामिन डी की कमी से। विटामिन डी की कमी से अस्थि विकार होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार के जो किसकी कमी से कौन सा रोग होता है हमने देखा। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी में। निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है? ठीक है, पूछा गया है वसा में घुलनशील नहीं है। दो प्रकार के होते हैं, एक वसा में घुलनशील और एक जल में घुलनशील। तो वसा में घुलनशील कौन सा नहीं है पूछा गया है। यहाँ नहीं को ध्यान दीजिए आप। एग्ज़ाम हॉल में कभी कभी नहीं को ओवरराइट कर देता है या अंडरलाइन कर देता है, लेकिन कभी कभी नहीं करता है। तो आप नहीं पूछा गया है कि है पूछा गया है, उसको ध्यान दीजिए। सबसे पहले यहाँ ऑप्शन देखते हैं। विटामिन ए, बी, डी और ई दिया गया है। इसमें से कौन सा वसा में घुलनशील नहीं है? तो वसा में घुलनशील होते हैं केवल ए, डी, ई और एक और होता है के। ये चार विटामिन किस में घुलनशील होते हैं? वसा में। इसके अलावा बी और सी, केवल बी और सी दो ऐसे विटामिन हैं जो कि जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है, और बी के अंतर्गत आपके B1 से B12 तक आ जाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन इसी में। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? निम्न में से कौन सा पोषक तत्व उसकी कमी से होने वाले रोग से सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है यहाँ। और ऑप्शन ए दिया गया है विटामिन ई, इससे क्या जनन क्षमता में कमी होती है। या विटामिन B2 जिसमें मुंह में छाले होते हैं, अर्थात B2 की कमी से क्या मुंह में छाले होते हैं। विटामिन B6 इसकी कमी से क्या एनीमिया होता है। या विटामिन सी इसकी कमी से क्या मानसिक रोग होता है। तो आप यहाँ चेक कीजिए और हो सके तो कमेंट कीजिए इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले देखते हैं कि विटामिन B3 की कमी से होता है मानसिक रोग। ठीक है, ये किसकी कमी से होता है? B3 की कमी से होता है। विटामिन के मामले में B3 की कमी से मानसिक रोग होता है, इसलिए यहाँ पास करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा विटामिन सी और मानसिक रोग। ये दोनों सही सुमेलित नहीं है। इसके अलावा ये सभी आपस में सही सुमेलित हैं। ठीक है, विटामिन ई के संदर्भ में कहा गया सही है, B2 के संदर्भ में भी सही है और B6 भी सही है। तो इस प्रकार यहाँ चारों विकल्प हमने देख लिया। डी आपका आंसर हो जाएगा क्योंकि नहीं पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा खनिज तत्व उसकी कमी से होने वाले रोग से सही सुमेलित नहीं है? कमी से होने वाले रोग बोला गया है, कमी से होने वाले रोग से सही सुमेलित नहीं बोला गया है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन ए दिया गया है
लौ से एनीमिया, क्या लौ की कमी से एनीमिया होता है? तो होता है। कैल्शियम की कमी से हड्डियां भंगुर होती हैं क्या? तो होती हैं। ये दोनों ही आपस में सही सुमेलित हैं, ठीक है। जिंक की कमी से हड्डियां भंगुर होना, ये थोड़ा सही नहीं है, थोड़ा नहीं बिल्कुल भी सही नहीं है। जिंक की कमी से होता क्या है? त्वचा पर प्रभाव पड़ता है, त्वचा पर घाव होते हैं, ठीक है। गंध और स्वाद की कमी होती है, गंध और स्वाद की कमी होती है जिंक की कमी से, ध्यान दीजिएगा। जिंक की कमी से क्या होगा? गंध और स्वाद में कमी होती है। सतर्कता में कमी होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सामने में कुछ भी आ जाए अचानक से, लेकिन फिर भी वो सतर्क नहीं होते, तो जिंक की कमी से ऐसा हो सकता है। अचानक से वजन का कम होना भी ये क्या हो सकता है? जिंक की कमी से होता है, किसी टेंशन की कमी से नहीं होता ऐसा कुछ। लेकिन जिंक की कमी से आपको वजन की कमी अचानक से होती है, ठीक है। तो इस प्रकार जिंक की कमी का देख लिया। और मैग्नीशियम की कमी से हड्डियां भी भंगुर होती हैं, अर्थात कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों ही की कमी से हड्डियों का भंगुर हो जाना आम बात है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म सही नहीं, किसके बारे में? देखिए, विटामिन दिया गया है, अर्थात पोषक तत्व दिए गए हैं, क्या इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है बोला गया है? तो क्या विटामिन B9 आरबीसी के निर्माण के लिए आवश्यक है? ऑप्शन ए जो दिया गया है, क्या विटामिन B9 आरबीसी के निर्माण के लिए आवश्यक है? तो सही है। विटामिन सी लौह तत्व का अवशोषण करता है क्या? तो बिल्कुल करता है। विटामिन सी लौह तत्व के अवशोषण में ही सहायक होता है। विटामिन डी हड्डियों को मजबूत बनाने में कैल्शियम की मदद करता है, बिल्कुल सही। विटामिन डी की कमी से हड्डियों संबंधित रोग हो सकते हैं, और यही क्या करता है? कैल्शियम की मदद करता है हड्डियों को मजबूत बनाने में। अगला देखते हैं, ऑप्शन डी दिया गया है विटामिन के। तो क्या विटामिन के आरबीसी की परिपक्वता के लिए आवश्यक होता है? तो नहीं, आरबीसी की परिपक्वता के लिए आवश्यक होता है B12। कौन सा? B12 आवश्यक होता है, जबकि रक्त के जमने में सहायक होता है विटामिन के। विटामिन के किस में सहायक होता है? विटामिन के रक्त के जमने में सहायक होता है, रक्त के जमने में, ठीक है, इसमें सहायक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी में। अगला क्वेश्चन दिया गया है, वजन, त्यौहार, वर्ष और, यहाँ वर्ष और कुपोषण के प्रतिशत के आधार पर निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है बोला गया है। तो एक तरफ वर्ष दिया गया है और उसके बाद कुपोषण की दर दी गई है या प्रतिशत दिया गया है, तो उसमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है बोला गया है। देखिए ऑप्शन से समझते हैं। 2017-18 में क्या कुपोषण की दर 26.33% थी या 26.33% थी? तो ये बिल्कुल सही है, इतना था। 2018-19 में 24.37 थी क्या कुपोषण की दर? तो ये गलत है, 23.37 होगी। देखिए एमसीक्यू करने से फ़ायदा क्या होता है, आपको एक ही क्वेश्चन के साथ आपको 3 से 4 क्वेश्चन आपके कवर होते हैं, ठीक है। यहाँ 3-4 साल के आपने क्या देख लिए? कुपोषण दर देख लिया। यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। यहाँ सी और डी आपस में सही सुमेलित हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ सतत विकास लक्ष्य के अनुसार 2030 तक शिशु मृत्यु दर, क्या कौन सा मृत्यु दर? शिशु मृत्यु दर तथा मातृ मृत्यु अनुपात पूछा गया, ठीक है। ध्यान देंगे, मातृ मृत्यु अनुपात क्रमशः कितने तक लाने का लक्ष्य रखा गया है? तो शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु अनुपात बोला गया है। मातृ मृत्यु दर अलग बात है, मातृ मृत्यु अनुपात अलग बात है, ठीक है। जो पढ़े होंगे वो समझ रहे होंगे मेरी बातों को। आप यहाँ पास ध्यान देंगे, मातृ मृत्यु अनुपात बोला गया है और इसी पर लक्ष्य रखा गया है सतत विकास लक्ष्य के अनुसार। तो ऑप्शन दिया गया है क्या 15 और 100 का लक्ष्य रखा गया। 15 और 100 का मतलब यहाँ क्या है कि शिशु मृत्यु का अनुपात 15 से कम लाने का लक्ष्य और मातृ मृत्यु का अनुपात 100 से कम लाने का लक्ष्य रखा गया है क्या, या फिर 15-50 का लक्ष्य है या 15-30 का या 25-100 का, ठीक है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले तो शिशु मृत्यु दर जो है ये कितने पे गिना जाता है? प्रति 1000 जीवित जन्मों पर गिना जाता है। जबकि मातृ मृत्यु अनुपात ये कितने पे गिना जाता है? तो प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर गिना जाता है। तो इसे लाने का लक्ष्य रखा गया है 100 से कम और इसे लाने का लक्ष्य रखा गया है आपका कितना? 15 से कम। अर्थात यहाँ आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी में। बालकों को टिटनेस एवं डिप्थीरिया का टीका कब और कितने खुराक में देना चाहिए, ठीक है। कब और कितने खुराक में देना चाहिए, ये है यहाँ पास, इसको साइलेंट कर लीजिएगा।
यहाँ देखिए ऑप्शन ए दिया गया है 10 वर्ष की आयु में 5 ml। तो देखिए टिटनेस और डिप्थीरिया का बोला गया है, ठीक है, दोनों का एक साथ कब दिया जाता है और कितने खुराक में। तो 10 वर्ष की आयु में क्या 5 ml दिया जाता है, दोनों को आपको ध्यान देना है यहाँ पास, ठीक है। 16 वर्ष की आयु में 5 ml दिया जाता है, या फिर ए और बी दोनों सही हैं, या डी 5 वर्ष की आयु में 5 ml दिया जाता है। तो आप यहाँ चेक कर सकते हैं यहाँ पास, यदि पता हो तो कमेंट करें। यहाँ पास देखिए ए और बी दोनों सही हैं, अर्थात यहाँ आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी में। निम्न में से कौन सी दवा को मुख से पिलाया जाता है, ठीक है, इंजेक्शन के स्थान पर मुख से सीधे पिला दिया जाता है। तो निम्न में से कौन सी ऐसी दवा, बच्चों के टीकाकरण की बात हो रही है यहाँ पास, ठीक है। तो देखिए ए में दिया गया है पोलियो, बिल्कुल मुख से ही पिलाया जाता है। विटामिन ए की खुराक, ये भी इंजेक्शन से ना देकर मुख से पिलाया जाता है। तो यहाँ आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इनमें से कोई नहीं का, इसका तो सवाल ही नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी में। निम्नलिखित में से कौन सा रोग परजीवी द्वारा नहीं होता है, कौन सा रोग यहाँ परजीवी द्वारा नहीं होता है पूछा गया है। तो देखिए ऑप्शन दिया गया है पायरिया, इसमें क्या होता है, मसूड़ों से रक्त निकलते हैं, ठीक है। पेचिस, इससे आंतें प्रभावित होती हैं। काली खांसी, जुकाम या सूखी खांसी से शुरू होकर उग्र खांसी में परिवर्तित होती है, ठीक है, और इससे मृत्यु भी हो सकती है। काला ज्वर, ये इसमें क्या होता है, तेज बुखार आता है और शरीर मतलब कमज़ोर रहता है। तो देखिए इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, काली खांसी। ये किससे होता है, परजीवी द्वारा नहीं होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कृमि जनित रोग नहीं है, कृमि जनित रोग कौन सा नहीं है, सभी को कृमि का टीका लगा होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कृमि जनित, सभी ने अर्थात कृमि की गोली खाई होगी। तो ऑप्शन देखते हैं यहाँ, मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ना, मस्तिष्क पर प्रभाव अर्थात या तो आपकी याददाश्त थोड़ी कमज़ोर हो जाएगी, या आपका मतलब मस्तिष्क में कुछ समस्या हो सकती है। तो क्या ऐसा कृमि जनित रोग से होता है। ऑप्शन बी स्मरण शक्ति में ह्रास, ये भी तो मस्तिष्क पर ही प्रभाव है, तो दोनों तो एक ही बात हो गई। तो क्या सी उपर्युक्त तो दोनों हो जाएंगे, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कृमि जनित रोग में हाथी पाँव भी आता है और मस्तिष्क पर प्रभाव, ये दोनों तो है ही। तो ये दोनों कृमि जनित रोग हैं, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कृमि जनित रोग नहीं है, तो इसलिए यहाँ पास आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ ऑप्शन में कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं दिया गया है जो कृमि जनित रोग ना हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पेलेग्रा रोग के लक्षण नहीं है, पेलेग्रा रोग के लक्षण कौन से नहीं हैं ऐसा पूछा गया है। ऑप्शन ए दिया गया है चर्म रोग, ऑप्शन बी अतिसार, ऑप्शन सी मनोभ्रंश, मनोभ्रंश अर्थात मन का भ्रंश हो जाना या विकार उत्पन्न होना, स्मरण शक्ति का ह्रास होना, ये सभी क्या पेलेग्रा रोग के लक्षण हैं या नहीं है, ठीक है। तो ये तीनों ही पेलेग्रा रोग के लक्षण हैं। ये क्या होता है पेलेग्रा रोग, तो नियासिन की कमी से होता है, नियासिन, ठीक है, नियासिन की कमी से होता है। और भारत के उन क्षेत्रों में ज़्यादातर देखने को मिलता है जहाँ प्रमुख रूप से मक्का खाद्यान्न होता है, मक्का प्रमुख खाद्यान्न होता है। जैसे छत्तीसगढ़ में प्रमुख रूप से चावल प्रमुख खाद्यान्न है, उसी प्रकार जैसे महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक जैसे राज्य हैं वहाँ क्या है, मक्का प्रमुख रूप से खाद्यान्न है। तो ऐसे जगहों पर ये रोग जो पेलेग्रा नामक रोग है अधिक देखने को मिलता है। और इसमें क्या होता है, ये तीनों ही शामिल हैं, चर्म रोग, अतिसार, मनोभ्रंश, तीनों प्रकार के लक्षण होते हैं इसमें। अर्थात यहाँ आपका नहीं पूछा गया है, इसलिए इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये तीनों ही इसी के ऑप्शन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी में। भारत को पोलियो मुक्त का प्रमाणन कब मिला, भारत को पोलियो मुक्त का प्रमाणन कब मिला, अर्थात कब घोषित किया गया कि भारत पोलियो मुक्त है, अब यहाँ एक भी पोलियो का मरीज नहीं है, या पोलियो अब यहाँ पास हो नहीं सकता, ऐसा कुछ, ठीक है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन ए दिया गया है 27 मार्च 2013, या ऑप्शन बी 27 मार्च 2014, या ऑप्शन सी 27 मार्च 2015, या ऑप्शन डी 27 मार्च 2016। तो 27 मार्च 2014 को WHO द्वारा क्या किया गया था, घोषित किया गया था कि भारत अब पोलियो मुक्त है, ठीक है। क्वेश्चन दिया गया है नवीनतम आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ और भारत में क्रमशः, अर्थात पहले छत्तीसगढ़ की बात करेंगे फिर भारत की बात करेंगे,
और किस बारे में बात करेंगे, तो शिशु मृत्यु दर के आंकड़ों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो कितने हैं पूछा गया है। तो छत्तीसगढ़ में क्या पहले ऑप्शन से समझते हैं, क्या छत्तीसगढ़ में 38 और पूरे भारत में 28 है शिशु मृत्यु दर। ऑप्शन बी दिया गया है छत्तीसगढ़ में 26 और भारत में 20। ऑप्शन सी दिया गया है छत्तीसगढ़ में 41 और भारत में 32, या डी छत्तीसगढ़ में 10 और भारत में 8। ये शिशु मृत्यु दर के आंकड़े हैं, तो कौन सा सही है ये आपको बताना है। यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 38 और 28, अर्थात छत्तीसगढ़ में शिशु मृत्यु की दर 38 है जबकि पूरे भारत में 28 है। तो अब देखते हैं कि ये जो बाकी आंकड़े दिए गए हैं ये किसके हैं। ये आंकड़े दिए गए हैं नवजात मृत्यु दर के। ठीक है, जिन लोगों ने पढ़ा होगा, जिन लोगों ने पूरी तरह से महिला पर्यवेक्षक के सिलेबस को कवर किया होगा, वे समझ पा रहे होंगे कि यहाँ शिशु मृत्यु दर, नवजात मृत्यु दर और इसके बाद ये 5 वर्ष से कम मृत्यु दर के आंकड़े हैं। ठीक है, नोट करते जाइएगा यदि आपसे संभव हो तो। 5 वर्ष से कम, ये सभी आंकड़े एकदम यथार्थ आंकड़े हैं। और ये 10 और 8 के जो आंकड़े हैं ये भी 0 से 4 वर्ष के बच्चों की मृत्यु के आंकड़े हैं, 0 से 4 वर्ष के बच्चे। ठीक है, तो इस प्रकार ये सभी आंकड़े बिल्कुल सही हैं, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा गया शिशु मृत्यु दर के आंकड़े, उसके लिए 38 और 28 सही है, अर्थात ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी में। निम्नलिखित में से कौन सा अति गंभीर कुपोषण का, यहाँ बोला गया अति गंभीर कुपोषण, एक होता है मध्यम, ठीक है, यहाँ लेकिन अति गंभीर की बात हो रही है। 2 होते हैं, अति गंभीर और मध्यम कुपोषण। तो ऑप्शन दिया गया है जन्म के समय शिशु के वजन को 2 किलोग्राम से कम होना। तो ये क्या अति गंभीर कुपोषण के लक्षण हैं? तो बिल्कुल है यहाँ पास। शिशु का वजन लगातार यदि 3 माह से नहीं बढ़ रहा है तो क्या वह अति गंभीर कुपोषण है? बिल्कुल है। शिशु के वजन में लगातार 2 माह से कमी हो रही है तो ये तो बिल्कुल है ही। ठीक है, और लास्ट ऑप्शन दिया गया है लंबाई के अनुसार वजन का मानक से कम होना। मानक से कम होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इतना होते रहता है, इसलिए ये मध्यम कुपोषण के अंतर्गत आता है। कुपोषण ये भी है लेकिन ये किसके अंतर्गत आता है? मध्यम कुपोषण के अंतर्गत आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन से युग्म में पोषक तत्व और उसकी अधिकता से होने वाले रोग सही सुमेलित नहीं है? तो कौन से सही सुमेलित नहीं है? इसमें बोला गया है विटामिन B2 क्या लीवर को नुकसान पहुंचाता है? तो बिल्कुल पहुंचाता है। विटामिन B2 यदि अधिक हो जाए तो लीवर के लिए नुकसानदायक है। विटामिन D असामान्य मानसिक लक्षण, देखिए विटामिन D की कमी से अस्थि संबंधित रोग होते हैं, ये तो सही है, लेकिन असामान्य मानसिक लक्षण भी दिखाई देते हैं। ठीक है, अर्थात विक्षिप्त रूप हो जाना या और कुछ मानसिक समस्याएं होना या आपका डिप्रेशन में जाना, इस प्रकार की भी समस्याएं हो सकती हैं। जितने भी मानसिक लक्षण हैं उनका असामान्य होना भी विटामिन D की कमी से, अधिकता से हो सकता है। ठीक है, यहाँ अधिकता की बात हो रही है, ध्यान देंगे। ऑप्शन सी दिया गया सिलिकॉन, स्मरण शक्ति कमज़ोर होना। देखिए ये बिल्कुल गलत है। सिलिकॉन की कमी से स्मरण शक्ति कमज़ोर नहीं होती, बल्कि या इसकी अधिकता से स्मरण शक्ति कमज़ोर नहीं होती है। इसकी अधिकता से क्या होता है? किडनी स्टोन, किडनी में पथरी हो जाना, किडनी स्टोन या फेफड़ों को नुकसान संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। ऑप्शन डी दिया गया है सेलेनियम से बालों का झड़ना, अर्थात यदि सेलेनियम अधिक हो जाए तो क्या बाल झड़ेंगे? तो बिल्कुल झड़ेंगे। अर्थात यहाँ आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा विकल्प आयोडीन का स्रोत है? आयोडीन का स्रोत पूछा गया है। ठीक है, आप ध्यान दीजिए, यहाँ पास हर एक पोषक तत्व के स्रोत को, उनकी कमी से होने वाले रोग को और उनकी अधिकता से होने वाली समस्याओं को बिल्कुल ध्यान से पढ़कर जाना है आपको। ठीक है, यहाँ ऑप्शन दिया गया है दूध, अंडे, दालें या हरी पत्तेदार सब्जियाँ। तो इन तीनों में ही नहीं होता है, हरी पत्तेदार सब्जियों में आयोडीन का स्रोत होता है। इसके अलावा आयोडीन युक्त नमक में होता है। ठीक है, ये आयोडीन का अणु सूत्र है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूरक पोषण आहार कार्यक्रम के अंतर्गत 6 माह से 6 वर्ष के बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं, देखिए बच्चों और गर्भवती महिलाओं दोनों को प्रति माह न्यूनतम कितने दिवस या अर्थात कितने दिन तक पूरक पोषण आहार दिया जाता है? तो देखिए बच्चों और गर्भवती महिलाओं दोनों को दिया जाता है। ठीक है,
यहाँ ध्यान दीजिए ऑप्शन दिया गया है 20 दिन, 25 दिन, 15 दिन और 17 दिन। तो ये महीने में बात हो रही है, तो महीने में यहाँ 25 दिन करेक्ट आंसर है। और वर्ष भर में 360 दिन मिनिमम आपको देना है। मतलब जो भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या सुपरवाइज़र होती हैं वे देती हैं, उपलब्ध कराती हैं, ठीक है, महिलाओं को और बच्चों को। वर्ष में 360 दिन और माह में 25 दिन अनिवार्य रूप से आपको उपलब्ध कराना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा कुपोषण का एक सामाजिक कारण नहीं है। देखिए कारण नहीं है नहीं बोला गया है, केवल यहाँ बोला गया सामाजिक कारण नहीं है, ठीक है। कारण तो हो सकता है कि सभी हों, लेकिन सामाजिक कारण पूछा गया है। तो यहाँ देखिए लोगों को पोषण संबंधी जानकारी का अभाव होना, ये तो बिल्कुल सामाजिक कारण है। 20 वर्ष की आयु से पहले गर्भधारण, ये भी सामाजिक कारण ही है, ठीक है। कम उम्र में विवाह, ये भी सामाजिक है, अर्थात ये दोनों तो स्पष्ट रूप से सामाजिक दिख रहे हैं, परंतु ये भी सामाजिक कारण ही है। अगला जो ऑप्शन दिया गया है वो तो अब करेक्ट होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें इनमें से कोई नहीं, अर्थात इनमें से कोई भी ऐसा कारण नहीं है जो सामाजिक कारण ना हो। तो इस प्रकार हमने टॉप 20 जो MCQs संभव हो सकते थे उनको देख लिया, और इसी प्रकार के और MCQs और भी जो क्लासेस हैं PSC और व्यापम की, उसे प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।